आज मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, वो भी हिंदी में। मेरी कर्म भूमि हमारे भारत की जो प्योर जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पर है। लेकिन मैं बेसिकली मेरी मातृभाषा बांग्ला है, तो मेरी जो चैनल है वो तो बांग्ला में ही है। लेकिन आज एक बहुत सुंदर सा एक रिक्वेस्ट मेरे पास आई है। एक छोटी सी बच्ची है, मेरे लिए वो बहुत प्यारी सी है, जो मुझे अचानक से बोली कि आपकी चैनल में सब कुछ, मतलब आपकी आवाज़ सुनने के लिए हम क्लिक तो करते हैं, लेकिन वो सारे बंगाली में होते हैं। वो हमें पता चलता है कि वो शायद स्टोरी है, तो वो क्या हिंदी में नहीं हो सकती? ये बात सुन के मुझे लगा कि मैं जो रूपकथाओं की जो, मतलब परियों की जो कहानी सुनाती हूँ बंगाली में, बांग्ला में, मेरी मातृभाषा में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। सही बोलूँ, मेरी ग्रामर, हिंदी की ग्रामर बहुत ख़राब है। मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे हमेशा करेक्ट करेक्ट करते रहते हैं। और लेकिन सही बोलूँ, ये जो रिक्वेस्ट थी, ये रिक्वेस्ट मुझे मेरे दिल को इतनी पास से, इतनी नज़दीक से मुझे छुआ है मेरे दिल को, कि मुझे लगा कि एक बार मैं तो ज़रूर ट्राई करूँगी। आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर वंस। आई डोंट नो हाउ you will receive these, but this video is solely dedicated to that little friend whom I really think that she is really near to my heart. So this is for you. I'm not taking your name because you are very dear to me, so your name must be kept in my heart only. So uh, let's start. ये जो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, बांग्ला में लिखा हुआ है, इंग्लैंड का रूपकथाएं, मतलब फेयरी टेल्स ऑफ इंग्लैंड। तो चलो देखते हैं। ये जो किताब है ये बंगाली में जो ट्रांसलेट किए हैं उनका नाम है अमीरुल इस्लाम, और ये पब्लिश हुआ है विश्व साहित्य केंद्र बांग्लादेश, हमारे जो पड़ोसी देश है वहाँ से ये पब्लिश हुआ है। और इसका जो ये सुंदर सा जो तस्वीर, ये जो मेन जो तस्वीरें हैं, ये जो फ्रंट कवर पेज है, ये बनाए हैं ध्रुव एश बोल के एक पेंटर हैं या इलास्ट्रेटर हैं, उन्होंने बनाया है। तो चलो बच्चों, हम लोग चलते हैं। आज हम लोग जो कहानी पढ़ने वाले हैं, देखो बच्चों, मैं भी ये पहली बार पढ़ने जा रही हूँ, और एक बात है, मैं इसको ट्रांसलेट लाइव कर रही हूँ। मतलब ये जो रिकॉर्डिंग होगा इसमें जितने सारी गलतियाँ हैं मैं कुछ भी एडिट करके नहीं निकालूंगी। मतलब मेरे जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो जैसे मुझे झेलते हैं, आई होप तुम लोग भी झेल लोगे। और अगर अच्छा लगा तो तुम लोग मुझे बताओगे, और अगर कहीं पर कुछ इम्प्रूवमेंट तुम लोगों को लग रहा है कि हाँ भैया, हम आप ये वाला कर सकते हो, या मुझे कोई अगर शब्द का अगर अर्थ ना पता हो हिंदी में, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो कहानी है बंगाली में, बांग्ला में पहले मैं पढ़ के बोल देती हूँ। नाम क्या है? पृथ्वी शेष झरनार खोजे, इन द सर्च ऑफ द लास्ट फाउंटेन और वाटरफॉल। धरती के आखिरी झरने के खोज में, ये है हमारी कहानी। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। बहुत बहुत दिन पहले की बात है। एक लड़की थी जिसकी नाम थी रोज़मेरी। रोज़मेरी वो बहुत ही अच्छी लड़की बच्ची थी, खूब ही सीधी साधी एक लड़की थी, जो चालाकी नहीं जानती थी, लेकिन दिखने में उतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन थी चलने वाली सुंदर सुंदर थी वो। लेकिन काम काज में बहुत ही वो हुनरमंद थी, लेकिन उसकी भाग्य बहुत अच्छा नहीं था। क्यों? मतलब उसके वो अपने सौतेली माँ के साथ वो रहती थी, और जो सौतेली माँ थी वो बहुत ही कठोर दिल इंसान औरत थी। तो जो ये सौतेली माँ है, वो उनके ही कारण रोज़मेरी के पास ना ही कोई अच्छा वाला पोशाक था, और ना ही उसको सही साट खाने को भी मिलता था। तो
उसके पास कोई खेलने के लिए कोई साथी भी नहीं था। पूरे दिन भर उस बेचारी को घर के काम-काज में ही लगा पड़ा रहना पड़ता था। फिर उसको वो इंग्लैंड में तो पथरीला सारे जो पहले के ज़माने में जो घर-बार होते थे, वो पत्थरों से बना हुआ होता था। तो बेचारी को उसी फर्श में, वो पत्थर से बने हुए फर्श में ही पूरा ऐसे रेंगते हुए पूरा उसको साफ़ करना पड़ता था। और उसको ये साफ़ ऐसे करना पड़ता था, लेकिन उसके चलते उस बेचारी के कपड़े पूरे गंदे हो जाते थे। लेकिन फिर भी बेचारी की जो सौतेली माँ है ना, उसके लिए वो अच्छी नहीं बन पाती थी। उनके आँखों में वो हमेशा हमेशा ही चुभती रहती थी। तो जो भी वो करे, उसमें वो कुछ ना कुछ ऐब निकालती ही थी। तो अगर वो बहुत जल्दी नींद से उठ जाती थी, तो तब भी उसकी सौतेली माँ कहती थी, "अरे! इससे भी पहले उठ के तुम्हें काम पे लग जाना चाहिए था।" अगर वो सारा रसोई कर लेती थी, तो तब वो कहती थीं कि, "अरे! ये तो इसका स्वाद अच्छा नहीं रहा।" हाय! रोज़मेरी पूरे दिन वो काम करती, लेकिन फिर भी हर एक काम में उसकी माँ जो है, सौतेली माँ, कुछ ना कुछ ऐब पकड़ने के लिए एकदम पूरा रेडी रहती थी। तो उसको अपनी माँ से, अपनी सौतेली माँ से कभी भी 2 मीठी बोल नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो इसी सारे कष्ट के साथ, इसी सारे दुःख के साथ वो अपनी ज़िंदगी जिए जा रही थी। लेकिन जो सौतेली माँ है ना, उसको वो आँखों में नहीं सुहाती, तो इसीलिए वो क्या सोची एक दिन कि भाई इसको तो कैसे न कैसे इसको घर से निकालना ही है, लेकिन सीधे-सीधे निकाल नहीं सकती। तो इसीलिए उसने क्या किया, वो सोची कि भई इसको तो एकदम परमानेंटली हटा देने का है। अगर ऐसे हटाना है तो क्या करना है? तो उसने बोला क्या, सुन रे छोरी, एक काम कर, ये जो अच्छा तुम लोग क्या बोलते हो? ये जो देख रहे हो ना चालनी, जिसे तुम छानते हो, ये जो छन्नी है ना, ये छन्नी लेके जा। और ये छन्नी लेके दुनिया का जो आखिरी जो झरना होगा, उस झरने से तू छन्नी से पानी लेके आना। और ये भी याद रखना है, वो छन्नी से जब तू पानी लेके आएगी ना, तो एक बूंद पानी भी ना टपके। और अभी के अभी निकल जा, निकल के लेके आ जा छन्नी में से छन्नी करके पानी। तो क्या करती रोज़मेरी? सौतेली माँ बोली, उसके मुँह के ऊपर वो जवाब नहीं देना चाहती थी। और उसके सच में उसके अंदर इतनी हिम्मत बचा भी नहीं था कि वो उसके साथ लड़ मरे। तो फिर उसने क्या किया, वो छन्नी लिया और वो चल पड़ी, निकल पड़ी। तो अब जा अब थोड़ी ना उसको पता कि है कहाँ वो, आखिरी झरना कहाँ है। ऐसे ही वो चलती रही तो उसको एक जगह दिखा कि एक घोड़ा गाड़ी है। तो उसका जो कोचवान है, वो उसको दिखा। और तब वो कोचवान क्या कर रहा था, वो जो लगाम होता है ना घोड़े का, तो वो उसको सारे ठीक-ठाक कर रहा था। तो उसको वो छोरी को देख के बोली, छोटी-सी बच्ची है, तो बोली कि भई छोटी-सी मतलब उसके लिए तो वो छोटी बच्ची है, तो वो जो कुचवान है वो पूछा, "अरे बेटा तू कहाँ जा रही है? तो और तेरे हाथ में भी ये क्या है?" तो रोज़मेरी बोली कि मैं तो आखिरी झरना ढूँढने जा रही हूँ और ये मेरा छन्नी है, इससे मुझे पानी लेके आना है। तो जो कोचवान है वो तो हँसना शुरू कर दिया और आखिरी में बोला कि अरे भाई तू तो बुद्धू की बुद्धू ही है रे, ये ऐसे ही कोई आखिरी झरना कोई होता क्या भला। तो वो बोलते बोलते हंसते हंसते चला गया। फिर वो तो चला गया धूल फूल उड़ा के। लेकिन ये जो लड़की है ये खुद को बहुत ही असहाय महसूस किया। फिर वो सोची कि ठीक है यार, चलना तो है ही, चलो फिर से चलते हैं, फिर से शुरू करते हैं, फिर से ढूंढते हैं। तो तब उसको 3 लड़के मिले। अब वो लोग अपने घर के आंगन में खेल रहे थे, वो 3 लड़के। तो उन तीनों में से एक बोले, ओ ओ लड़की, तू कहाँ जा रही है रे, और तेरे हाथों में भी क्या है? तो वो लड़की फिर से इन लोगों को जवाब दिया कि वो आखिरी झरना के खोज में निकली है और उसके हाथ में जो छन्नी है उससे ही वो पानी लाने जा रही है।
तो सारे लोग, तब वो तीनों लड़के सोचे कि यार ये क्या बुद्धू लड़की है, सच्ची में पूरा पैदल है शायद। और तब वो लोग बोले कि तेरे सर दिमाग में क्या तेरे दिमाग में क्या बुद्धि नहीं है, थोड़ा सा भी बुद्धि नहीं है क्या, कि आखिरी झरना बोल के कुछ होता है भला। तो लड़की तो बहुत ही निराश हो पड़ी, लेकिन फिर भी वो सोची कि अगर घर छोड़ के, घर बार छोड़ के आई है तो उसको ढूंढना तो पड़ेगा। तो फिर से वो अपना चलना शुरू किया आखिरी झरने के खोज में। लेकिन कोई नहीं जानता कहाँ है वो भटकती रही, भटकती रही। कोई उसकी उसकी बात सुन के उसको बहुत ज़ोर से झाड़ता, तो कोई उसके बेवकूफ़ी पे हंसता, तो कोई उसको और ठगने के और उसको व्यंग करके उससे उसको एक मजाक के तौर पे दिखाने के लिए उसको कोई बहुत ही अच्छे अच्छे इंसान का मुखौटा पहन के बोल देता कि यार तुमको तो हम सच में हेल्प करने की, सच में सहायता करने की सोच रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं है यार कहाँ है ये आखिरी झरना, तो इसीलिए हम उसको तुम्हें बता नहीं पा रहे हैं भाई। तो ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा। ऐसे ही चलते चलते उनको एक एकदम एकदम बुजुर्ग एक दादी रोजमेरी को मिल गई। तो वो दादी क्या कर रही थी, वो इतनी बुजुर्ग थी, उनकी उम्र इतनी ज़्यादा थी कि वो ना सीधे चल नहीं पा रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, उनके हाथ में एक लाठी थी, तो लोगों को क्या दिख रहा था, एक मुंडी नहीं दो मुंडी दिख रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा वो झुक गई थी, इतनी ज़्यादा वो बुढ़ी हो गई थी। तो वो दादी को अपनी जो लठ है ना उसको ऐसे ठोकते हुए कुछ देख रही थी। तो लोग सोच, तो रोजमेरी को लगा कि यार दादी क्या कुछ ढूंढ रही है क्या। तो वो गई और वो पूछी, दादी अम्मा आप क्या ढूंढ रही हो। तो दादी अम्मा बोली, बेटा मेरे पास तो चांदी के रुपए थे, सिक्के थे, हम सोचे थे उससे ही हम अपने पेट पाल लेंगे, थोड़ा रोटी वगैरह खरीद लेंगे। बच्चा मेरे पास सिर्फ वो ही चांदी के पैसे मतलब रुपए थे, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं था। अब वो दोनों कहाँ गिर गया रास्ते चलते, मुझे मिल ही नहीं रहा है, अब तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। तो ऐसे सुन के किसी का भी दिल पिघल जाता है। तो रोज़मेरी तो वो भी लड़की थी, तो बच्ची ने सोचा कि चलो दादी अम्मा के लिए एक बार तो हम भी ढूंढ लेते हैं, अगर मिल जाता है तो अच्छा है, दादी अम्मा को रोटी मिल जाएगा, क्योंकि रोज़मेरी के पास तो पैसा नहीं था कि वो दादी माँ को दे कुछ। तो क्या किया, रोज़मेरी मेरी इतनी दुखी हो गई कि वो तब ढूंढना शुरू की। अब वो ढूंढते ढूंढते उस मैंने हम लोग जब जो ये पहले जब स्टोरी शुरू की थी, कहानी, तो हम क्या देखे थे वहाँ पर, कि हम जान चुके हैं कि रोज़मेरी अपने काम में बहुत ही माहिर है। तो वो जब अपना ढूंढना शुरू की बच्चों, तो उनको क्या दिखा, जो दादी को नहीं दिख रही थी, रोज़मेरी को दिख गई। और वो बहुत जल्दी जल्दी दो जो वो चांदी के जो पैसे थे, मतलब रुपए थे, उनको उसको वो मिल गई और वो दादी अम्मा को दे दी। तो दादी अम्मा तो बहुत खुश हुई, अरे भाई भूखे को उसका खाना मिल गया ना, कैसे ना कैसे, तो वो तो खुश होती ही। तो उन्होंने बोला कि मैं तुझे शुक्रिया अदा कर रही हूँ बेटा, लेकिन एक बात समझ ले कि मैं अगर ढूंढती तो पूरे रात भर ढूंढने से भी मुझे नहीं मिलता। अब मुझे बोल बेटा, तू कहाँ जा रही है, और तेरे हाथ में ये जो छन्नी है ये भी क्यों है। तो बच्ची ने बोला कि मैं तो आखिरी झरने के खोज में जा निकली हूँ दादी अम्मा। और फिर वो दुखी होके बोली, लेकिन मुझे डर है कि मुझे शायद मिलेगी ही नहीं, और अगर मिल जाती है तब मैं ये छन्नी भर के पानी लेके आऊँगी, क्योंकि मेरी जो सौतेली माँ है उन्होंने मुझे यही दायित्व दी है मुझे। तो तब दादी अम्मा बोली, क्यों तुझे नहीं मिलेगा भाई, मैं तुझे बता देती हूँ ना कहाँ है, कौन से रास्ते से जाने से तुझे मिल जाएगा, लेकिन तू छन्नी से कैसे पानी भर के लेके आएगी ये मुझे नहीं पता बेटा। तो दादी अम्मा क्या की, अपना जो लठ है उसको उठा के उन्होंने रास्ते का दिशा निर्देश दे दिए।
तो वो फिर बोले कि देख, ये जो रास्ता मैं दिखा रही हूँ, ऐसे तू अगर सीधे सामने चली जाएगी तो तुझे एक पहाड़ मिलेगा, और पहाड़ के जो पथरीले रास्ते हैं वहाँ से तू जब जाएगी तो जाते जाते तुझे एक हेज़ल के वन मिलेगा, जंगल मिलेगा। और वो जो जंगल है ना, उसको जो जो तू उसको जहाँ तक तू क्रॉस करके जाएगी, उसको पार करके जाएगी तो तुझे एक बहुत बड़ा सा ज़मीन दिखेगा, एकदम खाली सा ज़मीन दिखेगा। और उस ज़मीन के आखिरी में, ज़मीन के आखिरी जो आखिरी में तुझे दिखेगा वो झरना। तो तुझे मैंने रास्ता बता दी, और मैं तुझे आशीर्वाद करती हूँ कि भगवान तुझे इतना शक्ति दे कि तुझे वो झरना जो है वो आसानी से भगवान के कृपा से तुझे मिल जाए। तो दादी अम्मा तो आशीर्वाद करके वो लंगड़ाते लंगड़ाते वो चली गई, और अपने एक हाथ में लाठी और एक हाथ में उनका वही दो अ, वही दो वो सिक्के थे, है ना। तो वो तो अपने सिक्के और लाठी लेके चले गए। फिर क्या होता है, रोज़मेरी तो बहुत खुश हो गई। वो पथरीले राह पे चल पड़ी, और धीरे धीरे चलते चलते उसको पहले वो जंगल मिला हेज़ल के, फिर वहाँ से उसको वो बहुत बड़ा सा जो माठ है, मतलब हम बंगाली में बोलते हैं माठ, तो अ, हम बोलेंगे कि वो बहुत बड़ा जो ज़मीन था वो वहाँ उसको मिला। तो वहाँ से वो चलने लगी, तो लास्ट में उसको दिखा कि खूब सारा सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, और जो हवा चल रही थी वो बहुत मीठी सी और ठंडी सी थी। उसको पंछियों के जो पुकारने की चहकने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, और पानी बहने की भी आवाज़ उसको सुनाई पड़ने लगी, लेकिन उसको झरना नहीं दिखाई पड़ी। तो रोज़मेरी बहुत, मतलब बहुत ही व्याकुल होके उसको वो ढूंढने लगी। तो फिर उसको वो पेड़ पौधों के पीछे से, मतलब पेड़ों के पीछे से उसको दिखाई पड़ा दुनिया का आखिरी झरना। तो उसको जहाँ तक वो झरना दिखा, वो तो मोहित हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी उस झरने की पानी का रंग था गुलाब की जो पंखुड़ी होती है ना, उसके रंग का। और इतना सुंदर है, उतना इतना सुंदर है कि कोई भी उसको देख के सोचे, अरे यार, यहाँ पर अगर मर भी जाए तो कोई गम नहीं। और उसको लगा कि हाँ, हाँ, यही, और कोई झरना नहीं, यही एकमात्र हो सकता है दुनिया का आखिरी झरना। तो रोज़मेरी झरने के बगल में बैठ गई, घुटने टेक के। वहाँ से वो एक अंजलि में पानी लिया, अपने मुंह उसने अच्छे से साफ किया। यार, इतना दूर चल के आई है तो थोड़ा सा तो रेस्ट मिलना बनता है ना। तो फिर अपने छन्नी में वो झरने की पानी पकड़ने की कोशिश की, लाने की कोशिश की, लेकिन जितनी बार भी वो कोशिश करे, वो तो इतने सारे छेद है भाई, वो तो उसमें बह जाए। तो फिर रोज़मेरी सही में इतनी बार कोशिश कर ली, इतना कुछ पार करके वो आ गई, लेकिन वो छन्नी से वो पानी नहीं भर पाई। तो वो रोना शुरू की, और वो कहने लगी, हाय हाय, ये जो छन्नी है इसमें से तो मैं एक बूंद पानी भी मैं अपने घर पे नहीं लेके जा सकती हूँ। मेरी तरह इतना ज़्यादा दुर्भाग्य और किसके पास है? कोई भी ना ऐसे इस दुनिया में, और शायद और कोई भी इतने दुर्भाग्य लेके शायद पैदा नहीं हुई है, और शायद ना भी हो तो शायद अच्छा है, शायद ये ऐसे ही लगता है। तो ये सारे, और कोई उससे ज़्यादा बड़ा दुर्भाग्य और किसी के पास नहीं, ये सब सोच के कि रोज़मेरी अपना जो सर है ना वो पकड़ के रोना शुरू कर दी। इसी बीच उसके कानों में एक मेंढक की आवाज़ सुनाई पड़ा। तो वो मेंढक की तरफ देखा, देखा कि एक मोटा सोटा, एकदम मोटू मोटू गोलू मोलू एक मेंढक, वो भी उसके ऊपर पूरा काई जम गया है ऐसा वाला हरे रंग का एक मेंढक, अब वो उसके तरफ देख रहा है। और देखते देखते वो पूछा, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? रोज़ मेरी तो सब कुछ मन खोल के बता दी। तो
तब वो मेंढक बोला, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हें मैं सहायता कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। तो रोज़मेरी पूछी, कैसा प्रतिज्ञा, बोलो। तो जो हमारे जो मेंढक है वो बोला, ऐसा बहुत कठिन कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहूँगा, और जहाँ उस रात में मैं जो जो तुम्हें बोलूँ, तुम्हें वो सारा पालन करना पड़ेगा। तो रोज़मेरी बोले, यार अगर ये सहायता कर ही देता है तो वो तो ठीक है। तो वो भी मानने के लिए तैयार होगी, बोली कि हाँ ज़रूर मैं करूँगी, और मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम जो भी बोलोगे उस दिन, मतलब उस रात को, मैं वो भी करूँगी। और और मैं ये तुमसे अनुरोध कर रही हूँ कि तुम मुझे हेल्प कर दो, तुम मेरी सहायता करने के लिए आ जाओ। तो जो मेंढक है वो क्या एक कुछ सोच ली, उसके बाद अपने सर को घुमा के टेढ़ा करके वो गुनगुनाते हुए बोली कि मैं मेंढक हूँ, इस झरने के नीचे मैं नाचता रहता हूँ, नाचते नाचते रहती हूँ, रहता हूँ। और मैं ये जो देखो हरे भरे वन में मैं रहता हूँ और मैं बहुत खुश रहता हूँ। ये जो तुम छन्नी लेके आए हो, इसके अंदर तुम एक काम करो, जो भी घास फूस है और जो मिट्टी है, उससे इसके जो सारे छेद है उसको बंद कर दो, और फिर उसमें पानी भर लो। तो मेंढक के बात सुन के रोज़मेरी क्या की, वो तो है ही बहुत परफेक्ट, तो परफेक्ट काम करने वाली। तो वो क्या की, तुरंत जो पत्तियाँ घास इन सबको लेके उसके साथ साथ मिट्टी के साथ वो पूरा भर दी छन्नी को। तो पानी निकल के जाने लायक कोई एक छेद भी नहीं बचा। तो तब वो क्या की, उसमें पानी भर लिया, और उसने मेंढक को बोला कि मैं अब सच में बोलूं, मैं अभी जाना चाहती हूँ, दौड़ के जाना चाहती हूँ, और मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, लाखों लाखों शुक्रिया तुम्हें। तो तुमने जो मेरी उपकार की ना, मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो मेंढक है, तो मेंढक अपने आवाज़ में बोली, नहीं नहीं, मेरा उपकार मत मानो, तुम सिर्फ जो प्रतिज्ञा की हो वो मान के रखना, वो याद करके रखना, और ये अब तुम अपने जो पानी है ना वो अच्छे से लेके जाओ, क्योंकि उसको फेंकना नहीं है ना, उसके सौतेली माँ के पास पूरा का पूरा लेके जाना है। तो रोज़मेरी तो तब याद कर ली कि हाँ भैया, मैंने प्रतिज्ञा किया है कि कोई एक रात ये जो मेंढक है ये मेरे साथ रहेगा, और फिर वो तब मुझे जो जो करने के लिए बोलेगा, मुझे भाई वो सारे करना पड़ेगा। तो वो सोची, एक मेंढक है यार, वो और कितना कुछ कर देगा, क्या ही कर लेगा। तो तब वो रोज़मेरी क्या की कि बोले, ठीक है, मैं कभी नहीं भूलूंगी, और तुम जो बोलोगे मैं कोशिश करूंगी कि उससे बेटर करने के लिए, उससे ज़्यादा कुछ करके तुम्हें वापस करने के लिए। तो ये सब बोल के अलविदा करके वो चली आई। अब ऐसे ही दिन गए, एक एक दिन गए, फिर कुछ दिनों बाद वो अपने घर पे वापस आ गई। और तुम लोग सारे जानते ही हो, उसकी जो सौतेली माँ है वो मन ही मन कितनी खुश हुई होगी। लेकिन वो, हाँ, खुश हो या ना हो, वो बहुत ही ज़्यादा चौंक तो ज़रूर गई थी, क्योंकि वो क्या सोची थी, यार जैसे भी हो लड़की का तो नुकसान तो ज़रूर होना है, एटलीस्ट उसका हाथ पैर कुछ टूटने वाला है। लेकिन वो क्या देख रही है, रोज़मेरी और भी पहले से अच्छा खुशहाल हो गई है, और भी खुश हो गई है। तो और ऊपर से वो छन्नी में भी पानी लेके भर के आई है। तो ये जो सौतेली माँ है ना, वो उसकी मन जितना भी दुखे, वो तो कुछ बोल नहीं पाई, भाई जो बोली है वो तो करके लाई है ना। तो उसने इसीलिए उसको ना गाली दी, ना उसको अच्छी बात बोली, कुछ भी नहीं बोली, मन ही मन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई। और लास्ट में एकदम आखिरी में सिर्फ बोली, भाई तुम जाओ और जाके खाना पीना कर लो, फिर ये जो बर्तन है ना ये बर्तन कर लेना। तो भाई सौतेली माँ है, ऐसे बोली जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो उसी दिन रात को, जब बहुत ज़्यादा मतलब रात बहुत ही गहरी रात है, मान लो कि 12 बजे के बाद ही होगा शायद, गहरी रात है। तो तब
अचानक से वो जो सौतेली माँ है और रोज़मेरी दोनों ही बहुत ही ताज्जुब हो गई कि ये सुन के कि बाहर से कोई उनके दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो ये जो खटखटा रहा है तो वो भी एक अजीबोगरीब आवाज़ में। तो तो ओ हमारे जो रोज़मेरी है, रोज़मेरी आके बोलने लगी, इतनी रात रात के कौन आए, कौन है भाई और क्या चाहिए। तो ऊपर से तब जो सौतेली माँ है वो भी बहुत ही चिड़विड़ा के बोलने लगी, अरे इतने रात गए कौन आया रे। तो ये सब हो गया। तो रोज़मेरी भी पूछ ली। तो तब उन लोगों को सुनाई पड़ा दरवाजे के उस तरफ से कोई वैसे ही मेंढक की आवाज़ में कहने लगे, अरे दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो मेरे सोना, देखो मैं वही मेंढक हूँ, मेरी आवाज़ क्या तुम तक नहीं पहुँचती है मेरी रानी। तो देखो वो झरने के किनारे तुम तो मुझे अपनी ज़ुबान दिए थे, तुम क्या मेरे मन की बात नहीं सुन पा रहे हो। तो रोज़मेरी तो भाई वो तो लगभग भूल ही गई थी मेंढक की बात। वो तो शायद ये भी नहीं सोच पाई होगी कि सही में मेंढक आ जाएगा। और तब सौतेली माँ जाननी चाहिए कि भाई हुआ क्या है, बोलो। तो तब और ये भी पूछी कि भाई दरवाजे के उस तरफ कौन है, क्या हुआ है। तो रोज़मेरी सब कुछ खोल के बता दी और ये भी बोली कि उसने प्रॉमिस किया है, उसने प्रतिज्ञा किया है। तो सौतेली माँ बोली, तो मेंढक को अंदर आने दो, अब तुमने जो जो प्रतिज्ञा किया है उसको उसका तुम पालन करो। लेकिन सौतेली माँ तो मन ही मन बहुत खुश हो गई ना भाई, एक एक सिंपल सा एक छोटा सा मेंढक जो बोलेगा अब उसको उसकी लड़की को, उसकी सौतेली लड़की को वो सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो इससे बड़ा सजा और क्या, बड़ी इससे इससे ज़्यादा सजा और क्या ही हो सकता है। तो रोज़मेरी क्या की, दरवाज़ा खोल दी और जो मेंढक है वो कूदते फादते आ गया अंदर। अब मेंढक क्या है, इधर उधर देखे और रोज़मेरी को फिर देख के वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारे घुटनों के ऊपर बैठा दो और मेरी जान तुम इतना तो जान लो कि तुम्हारी यादों में मैं परेशान हो गई। तुम क्या मेरे दिल की जो आवाज़ है नहीं सुन पाते हो क्या? तुम क्या नहीं सुन पाते हो मेरे दिल की आवाज़? तुमने तो मुझे ज़ुबान दिए थे झरने के किनारे। तो रोज़मेरी तो अब तब वो तो मतलब क्या ही बोलूँ, वो किस परिस्थिति में है, वो सोच ही नहीं पा रही कि हुआ क्या है। वो खुश हो या दुखी हो। पहले तो वो इतने दिनों बाद अपने घर पे पहुंची, खुश होने ही वाली थी कि ये सब हो गया, वो तो तब चौंक गई ना। तो फिर वो ये सोच रही है कि ऐसे ही गिला एक मेंढक उसको वो अपने घुटनों के ऊपर बैठाए, ये क्या है। मतलब उसके अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक घृणा भाव जाग उठा। तो फिर जो सौतेली माँ है उन्होंने हुक्म दिया कि वो जो कह रहा है वो पालन करो तुम, क्योंकि तुमने प्रतिज्ञा किया है ना। अगर प्रतिज्ञा की है तो भाई उसको पालन भी करना पड़ेगा। तो रोज़मेरी वो मेंढक को क्या किया, वो अपने घुटनों के ऊपर बैठा लिया। तो तब मेंढक कहने लगा कि सोना मेरे, मुझे कुछ थोड़ा सा खाना दो, क्योंकि मैं बहुत ही भूखा हूँ। और तुम क्या मेरी ये आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो, तुम तो मुझे झरना किनारे अपनी ज़ुबान दिए थे। तो सौतेली माँ बोली, जैसे वो कह रहा है वैसे करो भाई, जल्दी से जाओ उसके लिए खाना ला दो। तो रोज़मेरी अब क्या करे, तब भी वो रात की मतलब जो डिनर था वो रात का जो खाना है वो तब भी नहीं खाई थी। तो वो अपने ही जो खाने से आधा वो उसको दे दी। और देने के बाद अब जो मेंढक है वो तो बहुत खुश होके वो एकदम अच्छे से निचोड़ निचोड़ के खाना शुरू की। और फिर खाना ख़त्म होते ही ये मेंढक कहने लगा, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, अब तुम अपने जो पलंग है उसमें, अब सच में पलंग था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसने पूछा कि भाई तुम अपने बिस्तर में मुझे सुला दो और याद रखो कि तुमने मुझे झरने के किनारे मुझे ये सारे प्रतिज्ञा किए थे, तुमने अपने ज़ुबान दिए थे, और तुम क्या मेरे मन की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो। तो ये जहाँ तक बोला, हमारी रोज़मेरी तो सोची, यार ये क्या है, सही में ये क्या है, एक मेंढक को मैं अपने बिस्तर में कैसे सुला सकती हूँ, वो पूरा भीगा हुआ है, वो पूरा कैसे सुलाऊँ। तो ये जहाँ तक सोच रही है कि ये इतना गंदा है, इसको कैसे मैं सुलाऊँ, तो उसकी जो सौतेली माँ है वो तो हंस पड़ी।
एकदम हा हा करके हो करके हंस पड़ी, क्योंकि उसको तो बहुत मज़ा आई ना कि भाई बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही उसको मैं परेशान करना चाह रही थी, अब देखो ये तो खुद ब खुद ही परेशान हो रही है, ऐसा वो ज़ुबान दे के आई है कि ये मेंढक इसको परेशान कर दे रहा है। तो फिर उसने ऑर्डर दिया, उसको बोला, आदेश दिया, जाओ तुम जाओ सोने जाओ, और ये जो मेंढक है इसको भी अपने बिस्तर में ही लेटा देना, और तुम अपना जो प्रतिज्ञा है उसकी वो प्रतिज्ञा भूलना नहीं, क्योंकि लड़कियां कभी अपना प्रतिज्ञा को तोड़ती नहीं हैं। तो रोज़मेरी क्या की, मेंढक को साथ लेके अपनी घर पे अपने कमरे में आई और फिर लेट गई, और जो मेंढक है उसको भी एक साइड में किया, और वो भी अपने बेड में एक साइड में सिकुड़ के सो गई। अब भाई सिकुड़ के तो सोएगी सा, जाहिर सी बात है, हमारे घर पे एक नॉर्मल सा मेंढक घुस जाता है तो हम डर के मारे, मेंढक भी फुदकता है, हम भी फुदकना शुरू करते हैं। तो भाई एक साइड में वो भी ऐसे सो गई। फिर पूरे दिन वो कितना परेशान हुई थी, पूरा दिन तो छोड़ दो, कितने दिन कितने महीने वो ढूंढती रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा श्रांत हो गई थी, बहुत ही वो थक गई थी। तो वो पूरे दिन के बाद वो तुरंत ही तो सो गई, पूरा का पूरा वो गहरी नींद में चली गई। और जब अर्ली मॉर्निंग, वेरी अर्ली मॉर्निंग जिसको हम कहते हैं उषा काल, जब सूर्योदय हुआ ही नहीं है, उस समय उसका नींद अचानक से टूट गया। उसको लगा उसके कान के बगल में कोई धीरे धीरे से बोल रहा है। ए, फिर उसको समझ में आया कि वो जो मेंढक है ना वो उसको कुछ बोल रहा है। अब क्या बोल रहा था, वो मेंढक कहने लगा कि मैंने तुम्हें जो जो करने के लिए बोला पूरे रात भर तुमने किया है। देखो भाई, दरवाज़ा खोल दिया, उसको घुटने के ऊपर बैठा लिया, फिर उसको खिला दिया, फिर उसको उसके बिस्तर में सुला दिया, सब कुछ किया है ना। लेकिन अब और एक सिर्फ काम बाकी है, अगर तुम ये कर देते हो तो तुम अपने प्रतिज्ञा से मुक्ति पा जाओगे। तो तुम्हें करना क्या है, एक छोटा सा एक्स लेके आना है, हम उसको कहते हैं कुठार। तो एक छोटा सा कुठार लेके आना है, और उससे तुम मेरे जो सर है उसको तुम दो हिस्सों में काट दो, पूरा एक एक ही बार से काट दो। तो मेंढक जो है वो ऐसी जब बात बोला तो रोजमेरी तो चौंक गई, एकदम वो हक्का बक्का रह गई, और वो ऐसे देखने देखते देखते वो कहने लगी, अरे मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, तुमने मेरा इतना बड़ा उपकार किया है और मैं तुम्हें मार दूँ, ऐसे नहीं हो सकता, ये मुझसे नहीं होगा। तो तब जो मेंढक है वो कहने लगा कि नहीं, तुमने मुझसे प्रतिज्ञा किया है, मुझे वादा किए हो, अब तुम्हें वो निभाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तुम अभी भी रात ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी टाइम है, समय है, तुम मेरा जो सर है इसको काट दो, जो कुठार है उसे तुम दो हिस्सों में बांट दो। तो अब रोजमेरी यार, जितना भी घिन आए जैसे भी हो, लेकिन वो जो मेंढक है उसको तो हेल्प किया है ना, उपकारी का उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये जो हमारी रोजमेरी है उसको बहुत ख़राब लगा। वो फिर तब भी दुखी मन में वो उठी, और फिर से वो जिस छोटे से कुठार से अपना वो लकड़ी वगैरह वो काटती थी उसको वो रसोई घर से लेके आई, और लेके आके वो जो मेंढक है ना उसका सर वो दो टुकड़ों में बांट दी, पूरा एक इसमें। तो लेकिन मेंढक तो एक चीख मारा, उसको लगा ये मर जाएगा है ना, लेकिन मेंढक मरा नहीं। पता है क्या हुआ, अचानक से रोजमेरी क्या देखती है कि उसके सामने एक सुंदर सा राजकुमार उसके सामने खड़ा है, और वो देख के रोजमेरी पीछे एक कदम पीछे हो गई। अरे भाई, ऐसे होता है भला? उसके हाथ से जो कुठार था वो गिर गया, और वो जो राजकुमार था ना वो तो हंस रहा था, और तभी के तभी सूर्योदय भी हो गया। तो वो राजकुमार जो है वो धीरे से बोला कि देखो, मैं तुम्हें कोई भी मुसीबत में डालने के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक समय राजपुत्र था, मतलब राजकुमार था, लेकिन एक डाइन ने मुझे जादू से मेंढक बना दिया था, और उसने मुझे ये शर्त दिया था कि अगर कोई ये लड़की मुझे अपने साथ एक रात के लिए मुझे रख ले तो तभी
मतलब एक रात के लिए उसके साथ अगर समय व्यतीत करें, बिना घिन के, बिना उसको तोड़े फोड़े, बिना उसको फेंके फेंके अगर रख पाए, तो तभी उसके अंदर जो जादू है, जादू का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये सब वो बोल दी राजकुमार। तो राजकुमार ऐसे जब बोल रहा था तो तब तक तो जो सौतेली माँ है रोजमेरी की, वो उठ गई नींद से। उठ के वो जहाँ तक रूम पे आ गई, कमरे में, वो तो चौंक गई। बोली कि यार ये तो देखो, अरे हम क्या देख रहे हैं, ये तो मेंढक है ही नहीं, यहाँ पर तो कोई एक राजकुमार खड़ा हुआ है। तो वो बोले, तो राजकुमार वो सौतेली माँ को बोली, देखो आपकी बेटी है, आपकी बेटी के दया से ही, सही मायने में दया से ही, कृपा से ही मैं अपने जीवन के मतलब हम कह सकते हैं कि मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी वापस पाया और अपना पुराना रूप मुझे वापस मिल गया है। आप तो अपने बेटी को भगाना ही चाहते हो अपने घर से, तो मैं उसको अपनी पत्नी के रूप में अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। ये सब सुन के वो जो सौतेली माँ है वो तो हक्का बक्का रह गई। फिर वो एक बार राजकुमार को देखे, एक बार रोजमेरी को देखे, फिर उसको समझ में नहीं आया वो करे क्या, क्या बोले। तो वो सीधे रसोई में चली गई और रसोई में जाके नाश्ता बनाना शुरू की और बहुत अच्छे से राजकुमार और रोजमेरी को नाश्ता बना के खिला दी, क्योंकि भाई राजकुमार है, उसको थोड़ी ना वो मिसबिहेव उसके साथ कर सकती है। तो भाई ऐसा हो गया। फिर राजकुमार रोजमेरी को लेके आई अपने राजधानी। वहाँ पर वो अपने पत्नी के रूप में उससे शादी कर ली और फिर वो लोग बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन एक बात यहाँ पर भी है, रोजमेरी अपने सौतेली माँ को नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि देखो, उन रोजमेरी इतनी अच्छी बच्ची थी कि वो भले चाहे उसकी सौतेली माँ उससे बुरा, उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगी, फिर भी वो अपने सौतेली माँ को नहीं छोड़ी, सौतेली माँ को भी अच्छे से रखी। और राजकुमार भी उसकी सौतेली माँ को इसलिए वो प्रेफर करते थे, इसलिए उसको पसंद करते थे, क्योंकि वो सौतेली माँ, वो चाहे सौतेलेपन में ही बार बार उसको ऐसे बोलने लगे कि भाई तुम सौतेलेपन में ही वो बार बार ये बोलने लगे कि भाई तुम्हें अपना वादा निभाना पड़ेगा, वादा निभाना पड़ेगा। एटलीस्ट उसके लिए तो वो राजकुमार जो है, राजकुमार को श्राप से वो मुक्ति पा गया ना। तो ये था हमारा पूरा कहानी, जो कहानी था। तुम लोगों को शायद बच्चों देखा भी, यहाँ पर कुछ एक बेल भी बजा कि भाई 9 बज गया है, अब उठो, उठ के कैसा वाला हल्दी वाला दूध पी लो, क्योंकि अभी कोरोना काल है। सिर्फ कोरोना काल क्यों, हमेशा ही रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। तो बच्चों, बाकी समय मैं ऐसे अगर कभी अलार्म बज जाता है तो मैं उसको एडिट करके डिलीट कर देती हूँ, लेकिन इस बार नहीं करूँगी, क्योंकि तुम लोग हो, बच्चे तुम लोग हो, तो तुम लोगों को जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अगर अपने नैतिकता से, अपने ऑनेस्टी से अगर आगे बढ़ोगे, जितना भी उबड़ खाबड़ है, बड़ों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से आप लोग आगे बढ़ोगे ही। और इस रास्ते में ये कहानी अगर आप लोगों को 25 दिसंबर है, इसके लिए मैं ये कहानी बांग्ला में भी पढ़ी हूँ और आप लोगों के लिए भी, मेरी वो छोटी सी दोस्त के लिए भी ये था। तो आप भी ये पढ़ो, सुनो। और हाँ, अगर ये कहानी पसंद आए, अगर नेक्स्ट वीक फिर से ये करना है तो आप लोग कमेंट में लिखोगे तो मैं आगे बढ़ूँगी। और एक चीज़ है, रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध इम्यूनिटी के लिए, है ना बच्चों। तो आज यहाँ तक ही, टाटा।